नमस्कार। आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो गवर्निंग लॉज है, जो अलग अलग कानून होते हैं इनहेरिटेंस से संबंधित, सक्सेशन से संबंधित, उत्तरदायित्व उत्तराधिकार से संबंधित, ये क्या है और किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कानून अलग अलग क्यों है, सबके लिए बराबर क्यों नहीं है। भारत के नागरिक, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं, समझते हैं, तो ऐसा सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं है। मेरा मानना है कि सबके लिए एक जैसा भारत का कानून होना चाहिए, उसमें विभेद करने का कोई हर्ज ही नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति में बहुत सारे कानून हैं। अब ये कानून क्या कहते हैं? कानून का जो विभाजन है वो दो तरीकों से किया गया है। एक तो धर्म के आधार पर, क्योंकि जो इंडिया है वो एक तरीके से क्या है, इट्स अ सेक्युलर कंट्री, जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के लॉज को हमने रिकॉग्नाइज किया, मान्यता दी हुई है। तो इस हिसाब से हर धर्म के हिसाब से सक्सेशन होता है, उत्तराधिकार होता है। क्रिश्चियंस का अलग है, मुस्लिम का अलग है, हिंदू का अलग है, बौद्धिस्ट का अलग है। तो ये जो अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था बनी हुई है, ये व्यवस्था क्या कहती है? और अगर आपको भी उत्तराधिकार से संबंधित कोई केस करना है, इनहेरिटेंस से संबंधित कोई केस करना है, तो वो किस कानून के अंतर्गत आप करेंगे, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फैमिली लॉ के बारे में। फैमिली लॉ का जो जुरिस्डिक्शन है वो मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस लॉ या ऑल भी जो सारे पर्सनल इश्यूज होते हैं बिटवीन द फैमिली, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कितने टाइप के कानून हैं उसके बारे में जरा बात करते हैं। और काफी जरूरी हो जाता है कि लीगल हेयर, उत्तराधिकार समझना हमारे लिए काफी जरूरी इसलिए हो जाता है, इनहेरिटेंस समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके साथ में फ्रॉड ना हो, चीटिंग ना हो, बदमाशी ना हो। ऐसा नहीं कि हक उसमें मेरी बेटी का था लेकिन वो किसी और व्यक्ति को चला गया। इस वजह से उत्तराधिकार या इनहेरिटेंस या विरासत काफी महत्वपूर्ण है समझना। चलिए पहले समझते हैं कि कानून कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कानून है हिंदू से संबंधित, जो हिंदू लॉ को बिलोंग करते हैं, फॉलो करते हैं। और इस कानून का नाम है, यानी टाइप्स ऑफ लॉ की बात करें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसमें 2005 में अमेंडमेंट आया। पहले बेटों को बेटियों को अधिकार नहीं था और उसके बाद 2005 का जो अमेंडमेंट है, बच्चियों को भी बेटियों को भी बराबर से अधिकार देना शुरू हो गया 2005 के अमेंडमेंट के बाद। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, 2005 अमेंडमेंट, ये काफी जरूरी है। अब ये किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है? ये सिख के लिए, जैन के लिए, बुद्धिस्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। जो भी इन धर्मों की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956/2005 अमेंडमेंट एप्लीकेबल होता है। अब ये क्यों अमेंडमेंट आया 2005 का? क्योंकि पहले अगर मान लीजिए कि मेरी दो बेटियां थी और एक बेटा था, जो उत्तराधिकार में संपत्ति हस्तांतरित होगी, ट्रांसफर होगी, तो मेरी दोनों बेटियों को नहीं मिलेगी। हिंदू लॉ में ये समझा जाता था कि बेटियां पराया धन है, वो जहां जानी थी वो चली गई। अब वो जिनके घर पे गई वहां उनको उनका जो भी अधिकार है वो मिलेगा। ये गलत था और इस वजह से 2005 में अमेंडमेंट आया। अगर मान लीजिए मेरी दो बेटियां और एक बेटा है तो अब प्रॉपर्टी 3 भागों में विभाजित होनी चाहिए, अगर मैंने कोई वसीयत नहीं बनाई है तो। और यही प्रावधान था 2005 के कानून के हिसाब से। जो एक्ट है किनके किनके ऊपर एप्लीकेबल होगा? हिंदूज के लिए, सिख के लिए, जैन के लिए, बुद्धिस्ट के लिए। दूसरा एक कानून है द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। अब जो क्रिश्चियन इनहेरिटेंस है वो कुछ फॉलो नहीं करते, तो वो इसी कानून के अंतर्गत अपने क्लेम करते हैं। किस कानून के अंतर्गत? द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। अगर आप क्रिश्चियन लॉ को बिलोंग करते हैं तो आपको ये कानून ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बात और विवाद करें ना, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के दायरे में आपको आना पड़ेगा। कोई भी इंडिविजुअल जो कि अपने शेयर को ट्रांसफर, अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है एक से दूसरे में, या थोड़ा पार्ट या विल बनाना चाहता है, वसीयत बनाना चाहता है और क्रिश्चियन लॉ को बिलोंग करता है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है द इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925। मुस्लिम्स के लिए क्या फिर? तो मुस्लिम के लिए एक अलग से लेजिस्लेशन है, एक अलग से कानून है। अगर जो मुस्लिम सिया और सुन्नी लॉ को फॉलो करते हैं तो उनके लिए जो कानून है सक्सेशन, उत्तरदायित्व, उत्तराधिकार से संबंधित, इनहेरिटेंस से संबंधित, वो कानून है द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937। और इस कानून में जो मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनको ये कहा गया है कि आप इस कानून के अंतर्गत प्रैक्टिस कर सकते हो और इसी कानून के अंतर्गत आपके जो भी टाइप्स ऑफ लीगल हेयर्स हैं उनका जो प्रॉपर्टी पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो।
अब इसमें दो तरीके से डिवीजन होता है प्रॉपर्टी का मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार। क्या? पहला शेयर्स के हिसाब से और दूसरा रेसिड्यूरीज शेयर। इसका क्या मतलब होता है? शेयर्स के हिसाब से, मान लीजिए मैं मुस्लिम लॉ को प्रैक्टिस करता हूं, मैं मुस्लिम हूं। अब मेरा जो धर्म है मुस्लिम होने के कारण इस कानून के अंतर्गत यदि मेरे को अपना जो शेयर है वो डिवाइड करना है, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अब वो कैसे डिवाइड होगा? ये 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड होगा। मेरे चारों बच्चों को बराबर बराबर विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसमें से कुछ बच गया तो उसे रेसिड्यूरीज कहा जाता है। अब रेसिड्यूरीज में मैं चाहता हूं कि वो जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है ना, जो मैंने शेयर डिवाइड कर दिया, वसीयत में लिख दिया, उन 4 पोर्शन जो मेरे 2 बच्चे बेटे और बेटियां थी उनका पोर्शन अलग करके भी मेरे पास में कुछ ऐसी संपत्ति है जो बच गई, जो रेसिड्यूर हो गई। तो वो जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पोर्शन का कैसे बंटवारा होगा, जो लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी है उसका कैसे क्लेम होगा, कैसे वो शेयर विभाजित होगा, इसके बारे में व्यवस्था करता है। तो दो, एक तो आपने व्यवस्था कर दी अपने जो भी आपके पास में बिल था, इच्छा पत्र था, उसके अनुसार, और जो दूसरा शेयर डिवाइड होगा वो रेसिड्यूरीज के हिसाब से डिवाइड होगा। तो ये व्यवस्था की गई है किसके अंतर्गत? द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार। क्रिश्चियंस के लिए मैंने आपको बताया कि जो क्रिश्चियन लॉ को प्रैक्टिस करते हैं वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में क्लेम करते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज होती है उसका नेचर समझना काफी जरूरी है। आपने ध्यान दिया होगा, आपके दादा परदादा से मिली हुई वंशानुगत पूर्वजों की संपत्ति, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, और दूसरा वो क्या होती है? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब आपके पिता ने, आपकी माता ने मेहनत करके अपने खुद के जीवन काल में जो प्रॉपर्टी अर्जित की है उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो जरा नेचर के बारे में समझेंगे कि इसका डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। क्या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी बच्चों का बराबर से हक होता है, या अगर मैंने वसीयत बना दी तो वो प्रॉपर्टी आपको मिलनी ही मिलनी है? इसके बारे में जरा बात करेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ, नए हैं लीगल एडवाइस, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसी परेशानी के लिए करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं मुझे बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहें।